हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा एनसीईआरटी डीप लाइंस के एक और शानदार सेशन में आपका स्वागत है। वर्क पॉइंट का लेक्चर नंबर 3 है बेटा। इससे पहले 2 लेक्चर हम वर्क पॉइंट में ले चुके हैं, जहां पे हमने देखा था कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से सीधे सीधे पूछे गए हैं। इस सेशन में भी हम बातें करेंगे ऐसे ही, और देखेंगे कि क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले ईयर्स में सीधे एनसीईआरटी से पूछे जा सकते हैं। यदि आपने अभी तक 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं कहूंगा बेटा कि उन दोनों लेक्चर्स को भी देखना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। और ये हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, कुछ क्वेश्चंस करने को दिए थे जो कि एनसीईआरटी से या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैंने कहा था कि सभी लोग इनको सोल्व करना। चलो सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं, और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे आज पावर के बारे में एंड कोलिजन के बारे में। आइए बेटा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस होमवर्क में थे, उम्मीद है सभी ने किया होगा। नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें और तुरंत से अभी अभी मेरे साथ में सोल्व करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, मतलब कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, वैक्यूम में गिर रही है। Which of the following quantities remains constant during the fall? जब वो गिरेगी तो क्या कांस्टेंट रहेगी? क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? नो, नीचे आने पे स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। टोटल लीनियर मोमेंटम नहीं बेटा, स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ रही है, लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम, और ये जो टोटल है ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन था 6.17, which of the diagrams in the figure 6.9 correctly shows the change in kinetic energy of an iron sphere falling freely in a lake having sufficient depth to impart it a terminal velocity? कोई फ्लूइड का क्वेश्चन नहीं है, बेसिक सी बात है। कोई भी चीज को हम गिराते हैं तो एयर रेजिस्टेंस के कारण वो एक लिमिट के बाद उसकी वेलोसिटी टर्मिनल पे पहुंच जाती है और फिर सैचुरेट हो जाती है, चेंज नहीं होती है। सेम फ्लूइड में भी ऐसा होगा। जब हम किसी आयरन स्फीयर को गिराएंगे तो इनिशियली वो हाईली एक्सेलरेटेड होगा, धीरे धीरे उसका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका mg नीचे, ऊपर बॉइंट फोर्स और विस्कस फोर्स मिलकर के mg को बैलेंस कर लेंगे, उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी बन जाएगी। तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन डेप्थ के साथ। तो हम जानते हैं डेप्थ जब इनिशियली बिल्कुल सरफेस पर है तो डेप्थ 0 है, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, सब में 0 है। लेकिन हम जानते हैं कि डेप्थ बढ़ने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और एक लिमिट पे जाके सैचुरेट हो जाएगी, मतलब कांस्टेंट हो जाएगी। यदि मैं पहले ग्राफ को देखूं तो गलत है। कैसे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कांस्टेंट होने का नाम ही नहीं ले रही। यदि मैं इसको देखूं तो देखो काइनेटिक एनर्जी, देखो ऐसे ऐसे ग्राफ का मतलब होता है कि डेप्थ के साथ बहुत तेजी से चेंज हो रही है। ये होता है कि डेप्थ थोड़ा सा बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसको सैचुरेट होना नहीं बोलते, ये गलत है। ये भी या तो सैचुरेट ये हो रहा है या सैचुरेट ये हो रहा है। ये भी देखो फाइनली काइनेटिक एनर्जी सैचुरेट होगी, ये भी फाइनली काइनेटिक एनर्जी सैचुरेट होगी। लेकिन इन दोनों में से सही कौन सा है? देखो ये बोल रहा है कि जब हम उसको गिराते हैं तो गिराने पर डेप्थ के साथ इनिशियली बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ, तेजी से बढ़ने लगी और फिर फाइनली सैचुरेट होगी। ये बात पची नहीं। जब हम किसी चीज को गिराते हैं तो नीचे पहले mg होगा। जब हम उसको नीचे गिराएंगे तो पहले नीचे mg लग रहा है, और जैसे ही पानी के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है बॉइंट फोर्स भी लगेगा। लेकिन आयरन है तो उस पर बॉइंट फोर्स इतना नहीं लगता है, mg ज्यादा होता है बॉइंट फोर्स से। इस कारण इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता है। लेकिन जैसे जैसे इसके पास वेलोसिटी आती है वैसे वैसे इस पे बॉइंट फोर्स भी लगने लग जाता है। और बॉइंट फोर्स सॉरी विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स की जो वैल्यू है स्पीड के साथ बढ़ती जाएगी, उतना ही ज्यादा लगेगा। स्टोक्स लॉ होता है एक्चुअली में 6 पाई नीटा आरवी के बराबर आता है स्फीयर पे, बट हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें पता है कि स्पीड के साथ बढ़ेगा। और ये विस्कस फोर्स बढ़ेगा ऊपर की तरफ तो नेट फोर्स नीचे की तरफ जो है वो घटने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 100 न्यूटन था, ये 30 न्यूटन था, तो पहले 70 नेट था। लेकिन ये पहले 10 आया तो 60 हो गया, फिर 20 आया तो 50 हो गया, फिर 30 आया तो 40 हो गया, फिर 40 आया तो 30 हो गया। मतलब धीरे धीरे नेट फोर्स कम होता जा रहा है, एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। लेकिन
एक्सेलरेशन कम होने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, नीचे की तरफ वेलोसिटी स्पीड जो है बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं कभी, और ना ही उसकी रेट है होगी, रेट भी लगातार देखेंगे तो स्पीड बढ़ते, हाँ काइनेटिक एनर्जी के जो रेट है ये क्या कर रहा है, पहले धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्यों भाई, पहले एक्सेलरेशन ज्यादा था, बल्कि पहले तो तेजी से बढ़ेगी, हाँ उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो बेस्ट आंसर यही है फिर हमारा, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन डेप्थ के साथ। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, क्या आंसर आया भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, नीट में पूछने के बढ़िया चांस बनते हैं भाई ऐसा क्वेश्चन। देखो ये सारे क्वेश्चन थे ना, आसान है, कंसेप्चुअल है, तो छोटी सी लापरवाही गलत। नीट में यही होता है, नीट में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव या ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है ना, वो आते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आप विद इन 30 सेकेंड 20 सेकेंड 50 सेकेंड कर सकते। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आराम से जल्दी से बिना ज्यादा कैलकुलेशन के कर सकते हो, ठीक है ना, तो इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा दो इंक्लाइन प्लेन है, फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, वन ग्रेजुअल एंड द अदर स्टीप मीट, मतलब पहले एक तो है कम स्लोप का, दूसरा स्टीपर मतलब ज्यादा स्लोप का है। एट ए फ्रॉम वेयर टू स्टोन आर अलाउड टू फॉल, दोनों को ए से छोड़ा है, ठीक है, स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट वन ऑन ईच ट्रैक एज शोन, एक को इधर भेज दिया, एक को इधर भेज दिया, छोड़ दिया रेस्ट से। Which of the following statement is correct? Both the stone reach the bottom at the same time but not with the same speed. देखो बेटा, यदि मैं टाइम की बात करूं, एक्सेलरेशन इधर की तरफ क्या होगा, नीचे mg लगता है जिसके दो कंपोनेंट होंगे, mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg cos थीटा को नॉर्मल बैलेंस कर देता है, तो इसका एक्सेलरेशन जो आएगा g sin थीटा आता है, यहां थीटा थीटा 1 है, और इसका एक्सेलरेशन देखोगे तो g sin थीटा 2 आएगा, ठीक है। तो यदि मैं बात करूं तो a1 ज्यादा होगा a2, सॉरी a1 कम होगा, एंगल कम है ना, a1 कम होगा a2 ज्यादा होगा। यदि मैं टाइम की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मैं टाइम निकाल भी सकता हूं एग्जैक्ट, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, इनिशियल रेस्ट से है, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया हाफ at स्क्वायर। तो एक बराबर डिस्टेंस चलने में, s डिस्टेंस चलने में जो टाइम लगेगा वो आएगा √2s/a, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्सेलरेशन भी ज्यादा है, देखो किसका ज्यादा है, इसका एक्सेलरेशन इसका ज्यादा है, बल्कि डिस्टेंस इसको कम चलनी पड़ रही है। दो दो एडवांटेज है, सिर्फ एक्सेलरेशन का नहीं, एक्सेलरेशन ज्यादा है और डिस्टेंस कम चलनी पड़ रही है, डिस्टेंस कम एक्सेलरेशन ज्यादा, तो टाइम तो बहुत कम हो जाएगा, तो ये जल्दी पहुंचेगा। इसका एक्सेलरेशन कम है, थीटा कम था, धीरे धीरे एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन इसको डिस्टेंस भी ज्यादा चलनी पड़ रही है, एक्सेलरेशन कम डिस्टेंस ज्यादा, तो ये ज्यादा था और इसके कम होने से ये रेशियो और ज्यादा हो गया, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है T1 जो होगा दैट विल बी मोर देन T2, T1 टाइम ज्यादा होगा, तो जल्दी कौन पहुंचेगा, ये वाला। तो हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी हाइट से रिलीज करते हैं तो जो सीधा ड्रॉप करते हैं वो जल्दी ग्राउंड पे पहुंचता है, इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ेंगे वो थोड़ा टाइम लेगा, और जितना कम एंगल पे इंक्लाइन होगा, जितना कम इंक्लाइन होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा वो, ठीक है ना, याद रखना ये। दूसरा बात करते हैं स्पीड की, कौन तेज पहुंचेगा कौन धीरे पहुंचेगा। बेटा लॉस इन पोटेंशियल सेम है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगा। तो ग्राउंड पर जब ये पहुंचेंगे ना तो लॉस mgh है, काइनेटिक एनर्जी mgh ही आ जाएगी, तो स्पीड √2gh, जब h हाइट से सही स्मूथ सरफेस पे किसी इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ दो, ऊपर से छोड़ दो, स्पीड √2gh आती है, सेम आती है। तो बॉटम पे स्पीड सेम आएगी, बट दोनों का टाइम अलग अलग होगा। तो बोथ द स्टोन रीच द बॉटम सेम टाइम, नो, both the stone reach with the bottom with same speed, yes, and stone 1 reaches the bottom earlier, नहीं, 1 तो लेट होगा,
बोथ स्टोन रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड एंड द स्टोन टू रीचेज द बॉटम अर्लियर, ये आंसर आ जाएगा। आंसर विल बी सी, आंसर विल बी सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो देखो देखो, ठीक है। यदि कोई कहे नहीं सर मैं तो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी से नहीं करना चाहता, एक्सेलरेशन तो सर अलग अलग है ना, देखो सर इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है सर, तो ये तो ज्यादा स्पीड से पहुंचेगा, ये कम स्पीड से पहुंचेगा। फिर मैं उसको समझाऊंगा, देखो भाई v इज इक्वल टू होता है u प्लस एटी, कोई कहे नहीं मैं तो ऐसे ही समझना चाहता हूं, ऐसे समझ दो। तो बेटा एक्चुअल में क्या है, u तो दोनों का जीरो है, पता खेल किसके साथ हो रहा है, एटी के साथ। ना तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, ना दोनों का टाइम सेम है, लेकिन जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा है वो जल्दी पहुंच जा रहा है, टाइम कम है, जिसका एक्सेलरेशन कम है उसका टाइम ज्यादा है। कुल मिला के a इंटू टी का प्रोडक्ट दोनों का सेम आएगा, सोल्व करोगे इससे सेम आएगा। बल्कि हम तो एनर्जी से बोल रहे हैं कि जितना पोटेंशियल में लॉस होगा उतना काइनेटिक में गेन होगा, तो स्पीड तो सेम आनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से जाएंगे तो कैलकुलेटिव होगा, फालतू में समय लगेगा, दिमाग खराब होगा। लेकिन एनर्जी से जाओगे तो उसको चीजों को देखना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ये दिया था, ये एक एसएचएम का क्वेश्चन है बेटा, एसएचएम का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एसएचएम का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विच ऑफ द डायग्राम शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ पेंडुलम ओसिलेटिंग इन एयर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब तो डैम्प्ड ओसिलेशन हट गया है, नहीं पूछता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता था पहले, ठीक है ना। अब तो ठीक है हट गया है, लेकिन फिर भी हम डैम्प्ड ओसिलेशन की बात ही नहीं कर रहे। देखना ये एसएचएम में तो नहीं पूछेगा, वर्क पॉइंट जी से तो आ ही सकता है ना। देखो इसमें हम कुछ नहीं कहा, बोला है कि बताओ एक पेंडुलम ओसिलेट कर रहा है, इसमें कहां डैम्प्ड ओसिलेशन की जरूरत है, ये बोल रहा है, और इसको छोड़ दिया ऐसे, तो ये ओसिलेट करेगा करेगा, धीरे धीरे कम होते 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 फाइनली रुक जाएगा, ऐसा होता है। तो ये बोल रहा है टोटल एनर्जी, क्या बोल रहा है, मैकेनिकल एनर्जी का वेरिएशन। मैकेनिकल एनर्जी में दो चीजें होती हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। वैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस लगातार इसके मोशन में एयर ड्रैग होगा, लॉसेस होंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये कह रहा है मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा कम ज्यादा, ये क्या है यार, ये काइनेटिक पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। यदि फ्रिक्शन नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं होता, तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती, लेकिन इस बार कांस्टेंट नहीं, लगातार कम होती जाएगी। तो कम इसमें भी हो रही है, कम इसमें भी हो रही है टाइम के साथ, ये तो गलती है, दोनों फालतू के हैं, ठीक है ना। तो यदि मैं एनर्जी की बात करूं तो इसमें पहले देखो ये क्या बोल रहा है, पहले धीरे धीरे कम हो रही है, फिर तो अचानक से कम होने लगी। ये क्या बोल रहा है, पहले तेजी से कम हो रही है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है। सोचते हैं क्या होगा इनमें से। एक बात बताओ, इनिशियली जब पेंडुलम बड़ा ओसिलेशन कर रही है तो इसकी स्पीड तेज रहती होगी, यहां पे जब आएगा जब काफी तेज स्पीड से चलेगा, जितना बड़ा ओसिलेशन उतना ज्यादा यहां स्पीड आएगा, जितना ज्यादा स्पीड होगा एयर रेजिस्टेंस उतना ज्यादा लगेगा, तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इनिशियली ये बड़े बड़े ऑसिलेशन ले रहा था, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी एयर रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा था, तो उतना ही ज्यादा लॉस तेजी से हो रहा होगा। तो इनिशियली लॉस तेजी से होगा, फाइनली ये छोटे ऑसिलेशन लेने लग जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, तो इसके लॉस होने की रेट भी क्या हो जाएगी, कम। तो ये इस तरीके से लॉस करेगा, मैकेनिकल एनर्जी का जो लॉस है इस तरीके से हो जाएगा। आंसर विल बी सी, सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन हटाया तो इसके इक्वेशन नहीं पूछेगा, लेकिन यार एक सिंपल ये क्वेश्चन एनर्जी का तो पूछ ही सकता है ना, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि डैम्पिंग की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, सिंपल सा, ठीक है ना। बोल रहा है कि 5 किलो का मास है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, जिसकी रेडियस 1 मीटर है, मूव्स विद 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको हम बोलते हैं आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो एक्चुअल में 300 आरपीएम जो है, इसको यदि ओमेगा में कन्वर्ट करें रेडियन पर सेकंड में,
तो बेटा आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 2π/60 से। एक जीरो गया, 6×5 = 30 आया, 5 दूनी 10 आया, 10π। 10π रेडियन पर सेकेंड इसकी एंगुलर स्पीड आएगी। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v = r ओमेगा। r है 1, ओमेगा है 10π, तो स्पीड भी 10π मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। हमसे बोला काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो भाई, हाफ mv²। हाफ m कितना है 5 किलो, v कितना है 10π का स्क्वायर, 100 500 बटे 2 250π²। 250π² जूल आंसर आ गया। 250π² जूल आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और नीट में भी पूछा भी था काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई। देखो सिंपल 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, कुछ नहीं, एक डाटा देगा, उससे हमें ओमेगा से स्पीड निकाल करके और काइनेटिक एनर्जी निकालना। बहुत आसान भी नहीं, बहुत से बच्चे इसको भी गलत करते हैं, बहुत से बच्चे इसमें भी गलतियां करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझना कि अरे सर ये क्या क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं, ठीक है। सिंपल काइनेटिक एनर्जी पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा और विस्कस फोर्स या लोसेस का एग्जांपल से देखो, ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। बोल रहा है कि एक रेन ड्रॉप है फॉलिंग फ्रॉम हाइट h अबव द ग्राउंड, अटेन ए नियर टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन इट हैज फॉलन थ्रू ए हाइट 3h/4। बोल रहा है किसी h हाइट से गिराया, गिरती जा रही है, स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जब ये 3h/4 गिर चुकी है, मतलब ग्राउंड से h/4 हाइट पर है, तो इसकी वेलोसिटी टर्मिनल पे पहुंच चुकी है। किस पे पहुंच चुकी है, टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच चुकी है, ठीक है। Which of the following correctly show change in kinetic energy and potential energy of drop during fall। बोल रहा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे, किस तरीके, किस वेरिएशन में चेंज हो रही होगी, इनमें से कौन सा ग्राफ उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को बताता है टाइम के साथ, टाइम के साथ। देखो इधर टाइम ले रखा है इसमें, टाइम के साथ बोल रहा है। तो अब देखो कैसे निकालेंगे यार। एक बात बताओ, जब t = 0 से रिलीज करेंगे तो काइनेटिक क्या होनी चाहिए, 0, और पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। बोल हाँ कि ना। जब वो रिलीज किया होगा तो सारी की सारी पोटेंशियल होगी, वो घटती जाएगी टाइम के साथ, विद टाइम। विद टाइम यदि मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, देन सैचुरेट होगी, देन सैचुरेट होगी, टर्मिनल पे आ जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी लगातार घटेगी, घटती जाएगी। तो देखते हैं पहला, काइनेटिक एनर्जी को इनिशियली मैक्सिमम करा रहा है, बकवास, इनिशियली तो 0 है। देखते हैं ये, काइनेटिक एनर्जी को इनिशियली मैक्सिमम करा रहा है, बकवास, इनिशियली तो 0 है। ये देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी को इनिशियली मैक्सिमम करवा रहा है, बकवास, ये आंसर। पॉइंट्स नोट करो छोटे। जब देखो ऑप्शन में ग्राफ दिए होते हैं ना, ग्राफ बनाना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, लेकिन ग्राफ सही और गलत पता करना बहुत आसान है। कुछ बच्चे ग्राफ के नाम से डरते हैं। बेटा यदि ग्राफ ऑप्शन में दे रखा है ना, तो डरना नहीं, खुश होना है। तुम्हें ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। ऑप्शन में देगा, उसमें से सेलेक्ट करना है सही कौन सा है, और कुछ पॉइंट्स ध्यान देने होते हैं कि भाई छोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें t = 0 पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, फिर बढ़ती बढ़ती एक जगह जाके सैचुरेट होगी। t = 0 पर पोटेंशियल मैक्सिमम है, घटते 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 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। और क्या चाहिए, बन गया, प्लॉट बन गया, खत्म बात। हमें तो दे रखा है ऑप्शन, हमें उनमें से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, ए मैन ऑफ मास m स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ स्टेयरकेस, ठीक है, ऑफ हाइट l क्लाइम्स इट एंड स्टैंड एट इट्स टॉप। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मतलब लिटरली ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। जब मैं ऐसे एग्जाम्पलर में क्वेश्चन देख रहा था, ये मुझे बहुत, इसमें चलो एक काम करो, सोचो क्या आंसर आएगा, लेट्स सी तुम कितना सही सोच पाते। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी ऑप्शन इतने प्यारे सजाए ना, गलत कर दोगे। लेट्स सोल्व इट। अभी ट्राई करो, एक अभी ट्राई करो। यदि सोल्व कर रखा है तो अपना आंसर बताओ, जो फिर अपन ट्राई करते हैं।
एक आदमी है, यहां से सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट करता है, रेस्ट पे था यहाँ, और सीढ़ियां चढ़ता है, एच हाइट तक चढ़ता है, एल एल लेंथ की, ठीक है ना, एल हाइट की, ठीक है, और यहां आ गया, फिर रेस्ट पे आ गया, आके यहां रुक गया, हाइट एल क्लाइम करता है एंड स्टैंड्स एट स्टॉप, मतलब जाके खड़ा हो जाता है, टक 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 टक, खड़ा हो गया। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन मैन इज इक्वल टू राइज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी mgl। बहुत बच्चा ये टिक करता है, देखो बहुत बच्चा टिक करता है, मुझे पता है तुम में से मोस्ट ऑफ द आंसर ये कहेंगे हाँ सर, टोटल जो इस आदमी पे वर्क हुआ है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन मैन, आदमी पर जो फोर्स लग रहे हैं, देखो ध्यान से पढ़ो, आदमी पर मतलब कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है। एक्चुअल में एक चीज पढ़ी थी हमने, W ऑल इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली रेस्ट पे था, फाइनली रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो हुआ ही नहीं। तो इक्वेशन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो, चिल्ला चिल्ला के बोल रही है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस तो जीरो होगा, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, फाइनली रेस्ट पे है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन मैन इज जीरो। इवन तुम यदि कंसीडर करो ना इंटरनल को भी, सबको और सारे फोर्स, मसल्स का भी ले लो, तो एक्चुअल में ग्रेविटी वर्क करेगी, एक तो mg नीचे जा रहा है ऊपर, ग्रेविटी निगेटिव वर्क करेगी, और मसल्स पॉजिटिव वर्क करेंगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो जीरो है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम पहले बोलती है, ऑल मतलब ऑल, कैसे भी लग रहे हो, मस्कुलर स्कुलर सब आगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो तो जीरो। और पढ़ो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मैन इज mgl माइनस mgl, नीचे mg ऊपर l। ये भी बहुत से बच्चे सोच लेते हैं, ये भी गलत है, mgl नहीं आएगा, दैट विल बी माइनस mgl। फिर डी देखो, द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम ए स्टेप डज नॉट डू वर्क बिकॉज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट मूव व्हाइल द फोर्स एग्जिस्ट। ये भी सही बोल रहा है। यदि मैं ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं जो यहां से लग रहा है, इसका वर्क डन जीरो है, इसका वर्क डन क्या है, जीरो, कोई वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जिस मूवमेंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। जैसे ये स्टेप है, एक यहां है और एक ये, ठीक है ना, ऐसे शायद ये अच्छे से दिख नहीं रहा हो, ब्लैक ले लेंगे, ये अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो देखो यहां खड़ा है, सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा, एक पैर उठाएगा और लाके यहां रखेगा, ऐसे चढ़ेगा, दोनों पैर यहां रखे हुए हैं, सीढ़ी चढ़ने के लिए एक पैर उठा के यहां रखेगा, फिर उठा के ऊपर वाले पे रखेगा, फिर ऊपर वाले पे ऐसे। तो जब ये खड़ा है तो नॉर्मल लग रहा है दोनों पैरों पे, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसी का नहीं हो रहा। अब एक पैर उठाता है और ऊपर ले जाके यहां रखता है, तो डिस्प्लेसमेंट किस पैर का हुआ है, जिसको उठा के ऊपर लेके गया है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन जिस पैर को उठाया, उठाते ही उसका नॉर्मल जीरो हो गया, जैसे ही कॉन्टेक्ट छोड़ा नॉर्मल जीरो, और जैसे ही नॉर्मल जीरो हुआ मतलब फोर्स ही खत्म। तो अब डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हुआ, इस पे फोर्स ही नहीं लग रहा है। फोर्स किस पे लग रहा है, दूसरे पैर पे जो टिका हुआ है, और जिस पैर पे फोर्स लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। तो जब ये सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाता है तो नॉर्मल कोई वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जिस पैर पे नॉर्मल लग रहा है वो पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में है, और जब तक कांटेक्ट में रहेगा डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, और जैसे डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए उठाएगा नॉर्मल जीरो हो जाएगा। मतलब जब फोर्स है तब उस पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जब उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब उस पर फोर्स नहीं है। तो इसलिए नॉर्मल का वर्क डन उस आदमी पर जीरो होता है, इसीलिए मसल्स को वर्क करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। वहीं यदि आदमी लिफ्ट में बैठ के ऊपर जाता है, लिफ्ट ऊपर लेके जाती है, तो नॉर्मल वर्क करता है। क्यों? लिफ्ट में हम खड़े हैं तो नॉर्मल लगातार एक्ट कर रहा है, और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो नॉर्मल वर्क कर रहा है, ठीक है ना।
तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गलत आंसर देते हैं। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों ने इसको सही आंसर किया था, एकदम सही सेलेक्ट किए थे बी और डी। कितने लोगों ने गलत किया था तो एक्सेप्ट करो कि हाँ सर मैंने गलती की थी, ये टिक कर दिया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। A bullet of mass M fired at an angle 30 degree to the horizontal leaves the barrel of the gun with its velocity v. The bullet hit a soft target at height h above the ground while it is moving downward, okay, and emerged out with half the kinetic energy it had before hitting the target. देखो ऐसा समझो, ये फ्लोर है, यहां से इस बुलेट को फायर किया गया 30 डिग्री के एंगल पर, ये ऐसे जाती, लेकिन यहां जब आई तो ये टारगेट किसी सॉफ्ट टारगेट से हिट हो गया। यहां कोई सॉफ्ट गद्दा गुद्दा कुछ भी होगा, तख्ता गद्दा कुछ भी है, उससे हिट हुआ। इससे क्या हुआ, जब ये इससे बाहर निकला तो इसकी स्पीड कम हो गई और ये यहां गिर गया, स्पीड काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यदि ये टच नहीं करता तो ये एक्चुअल में यहां आगे जाता, एक्चुअल पाथ इसका ये होता, लेकिन स्पीड कम होने के कारण थोड़ा पहले गिर गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के को के बाई 2 कर दिया तो स्पीड हाफ नहीं होती बेटा, वी को वी बाई रूट 2 करते हैं, वी बाई रूट 2। यदि स्पीड को 1 बाई रूट 2 टाइम्स करोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो हाफ वाला फैक्टर आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ करने का मतलब इसकी स्पीड को 1 बाई रूट 2 कर दिया, 1 बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2 को लिख सकता हूं रूट 2 वी बाई 2। रूट 2 होता है 1.414 बाई 2 इंटू वी, तो ये आ जाएगा 0.707 वी लगभग, मतलब 0.7 गुना हो जाएगी, आधे से ज्यादा। आधा मतलब 0.5 होती, आधे से ज्यादा रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी आधा करने के लिए स्पीड आधा नहीं करना होता है, स्पीड को आधा करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती है। ठीक है ना, तो क्या क्या ऑप्शन है, which of the following statement are correct in respect of bullet after it emerged out of the target? ठीक है, करेक्ट पूछा है। The velocity of the bullet will be reduced to half of its initial value. No, not half. हाफ में काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाती है। The velocity of the bullet will be more than half of its earlier. ऑप्शन देख करके ये टिक कर सकते हैं ट्रू। ज्यादा अच्छे से ऑप्शन ये तब होता जब ये वेलोसिटी की बजाय स्पीड बोलता, क्योंकि बेटा डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट, उसके कारण डायरेक्शन वगैरह भी चेंजेज हो सकते हैं। ठीक है ना, पर ठीक है, हम मान रहे हैं कि ये बहुत सॉफ्ट टारगेट, छोटा टारगेट है, बस डायरेक्शन वही है, बस धीरे कर दिया। जिधर बुलेट उसमें चल रही थी उधर ही चल रही है, बहुत चौड़ा टारगेट नहीं है और बहुत कम सकड़ा टारगेट है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, एमजी के इफेक्ट को इग्नोर कर देंगे। बहुत छोटे पतले से के लिए ये घुसी और धीरे निकली, बस उसी डायरेक्शन में धीरे निकली, लेकिन धीरे हो गई। धीरे हुई, यदि उतने ही स्पीड से निकलती तो उतना ही दूर जाके गिरती, धीरे हो गई तो नजदीक गिर जाएगी, पाथ चेंज हो जाएगा। द बुलेट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ। नो, यदि ये स्पीड चेंज नहीं करता तो सेम पैराबोलिक पाथ मानते, लेकिन चेंज हो गई तो पाथ तो चेंज हो जाएगा। द बुलेट विल मूव इन ए डिफरेंट पैराबोलिक पाथ, ये ट्रू है। द बुलेट विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड आफ्टर हिट। नो नो नो, वर्टिकली डाउनवर्ड तो तब गिरती जब वो रेस्ट पे आ जाती, उसमें से निकलते निकलते रेस्ट पे आ जाती, नीचे गिर जाती, लेकिन रेस्ट पे नहीं आई है, स्पीड 1 बाई रूट 2 टाइम्स हुई है, तो ये भी गलत है। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द टारगेट विल इंक्रीज, ये अच्छा लाइन, अच्छी पॉइंट है, बढ़ जाएगी। एक्चुअल में क्या होगा, देखो जैसे वो टारगेट को हिट करेगी, कोलिजन होगा एक, तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कुछ कम हुई है। ये एनर्जी कहां गई, ये उस पार्टिकल्स जो भी सॉफ्ट टारगेट था, या तो उसके पास ऐसे हिट करेगी तो वो टारगेट यदि सस्पेंड कर रखा है तो वो हिलने लग जाएगा, बुलेट फायर करेंगे तो हिलने लग जाएगा, उसके पास एनर्जी आ जाएगी, या फिर
उसमें उसकी डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, आएगा उसके मोलिक्यूल्स को धक्का देके ऐसे कर, तो डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कुल मिला के जब ये इससे जाके टकराएगी तो एनर्जी लॉस हुई है, तो कुछ ना कुछ वो मोलिक्यूल्स जो है उस टारगेट के वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, नहीं तो उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, गर्म हो जाएगी, बुलेट जब पास करेगी तो वो वहां से गर्म हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है कुछ ना कुछ वो गेन कर लेगा टारगेट, तो टारगेट पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आंसर यदि ट्रू स्टेटमेंट का बोला जाए तो आंसर विल बी बी डी एंड एफ, ये आंसर हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं ट्रू फॉल्स वाले, जिसमें ऑप्शन दे देगा ए ऑप्शन ये, बी ए, सी ए, डी ए, और बताओ कौन कौन से सही है, और ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम आते हैं एनसीईआरटी पर। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ये तो लास्ट क्लास के क्वेश्चन। पहले तो एक बात बताओ, कितने क्वेश्चन हो गए, ये कितने क्वेश्चन हो गए, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट्स में बताओ तुम्हारे कितने सही थे, 8 में से कितने सही थे, ईमानदारी से, कोई बेईमानी नहीं करनी है। 8 में से कितने क्वेश्चन तुमने सही किए थे, कमेंट्स में बताओ। ठीक है, चलो आते हैं अपन अब एनसीईआरटी पे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं फिर से, एक शुरुआत में देखना। पावर, ठीक है, कोई पावर बहुत टफ वाला केस नहीं है, पावर आसान है। पावर क्या होती है, एवरेज पावर की यदि मैं बात करूं तो एवरेज पावर होता है टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, दिस इज एवरेज पावर, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम जो उसमें लगा है। टोटल वर्क को कभी हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख देते हैं। मान लो एक पार्टिकल है जिसपे कोई वर्क हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है और उसी की पावर पूछी है, तो हम वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख करके अपॉन टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ये तो होगी एवरेज पावर। एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर को बोला जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने की रेट। तो इसको लिखते हैं मैथमेटिकली डी डब्ल्यू बाई डी टी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो अब देखो डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी, तो एफ इंटू डी आर बाई डी टी विल बिकम वेलोसिटी। तो यदि मैं बात करूं तो पावर जो है, पावर विल बी एफ डॉट वी। यदि वेक्टर में, ये देखो एनसीईआरटी में क्या है, वेक्टर साइन यूज नहीं करता है, वैसे मैं यूज कर देता हूं। पावर होती है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। एनसीईआरटी बस उसको ऐसे इस तरीके से लिख देती है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको ऐसे देखो डार्क में लिखा हुआ है, ठीक है ना। v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड f इज फोर्स, तो f और v का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। कुछ चीजें ये ऐसा यूज करता है, उसको ध्यान रखना। तो पावर का सही फॉर्मूला जो जाएगा f डॉट v, तो इसको लिख देंगे एफ वी कोस थीटा। तो पावर विल बी एफ वी कोस थीटा, जहां थीटा क्या है, कोई पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो इधर आ रही है, फोर्स मान लो इधर लग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो एफ वी कोस थीटा पावर होगी। फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो पावर नहीं देगा, और जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है वो पावर देगा। यदि फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव पावर देगा। कभी कभी फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट आ जाता है तो वो निगेटिव पावर देगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। तो एक फॉर्मूला ये हमारा बहुत काम का आ गया। इसके बाद देखो इसमें ये मेंशन भी कर रखा है, इसकी यूनिट क्या है, जूल में मेजर करते हैं, इसका डायमेंशन क्या है, ml2t माइनस, सॉरी वाट में पावर की बात करें तो पावर का जो डायमेंशन है वो वाट है, वाट, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो ml2t माइनस 3 है, ऐसा ही इसका ही हो गया। और 1 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 वाट जो होता है ना, 1 वाट ये होता है 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करना 1 वाट कहलाता है। इसके अलावा कुछ और यूनिट के बारे में ये देखो, यहां बात कर रहा है एचपी, हॉर्स पावर। एक एचपी होता है 746 वाट,
एक एचपी होता है 746 वाट। और एक इसकी भी बात कर रहा है, देखो ये बोल रहा है कि ए 100 वाट बल्ब विच इज ऑन फॉर 10 आवर्स, 100 वाट इंटू 10 आवर। वाट हो गया पावर, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो आती है एनर्जी। तो देखो 100 वाट इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1000 वाट इंटू आवर, वाट आवर, 1000 वाट आवर। इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर। 1000 वाट मतलब 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट पावर को 1 घंटे तक चलाओगे तो इसको बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और 1 किलोवाट आवर की वैल्यू जूल में कन्वर्ट करोगे तो किलो को तो 10⁻³ और आवर को सेकंड में बदलने के लिए 3600 सेकंड, तो ये जूल पर सेकंड हो जाता है, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा जूल। तो ये वैल्यू भी याद रखनी चाहिए। 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ये इसमें मेंशन कर रखा है। अब आ जाओ तो मैं काम की चीज दिखाता हूं। इस क्वेश्चन को पढ़ो, दिख रहा है ये? शायद अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, है ना। मैं इसको यहां दिखाता हूं, ये रहा, ये रहा। आई थिंक अब विजिबल होगा, ठीक है ना। ये देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, थोड़ा देखो। एन एलिवेटर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड 1800 kg, एलिवेटर प्लस पैसेंजर इज मूविंग अप विद ए कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन। अच्छा, डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वाट एज वेल एज इन हॉर्स पावर। पावर पूछा है, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? यदि पीवाईक्यू सोल्व किए होंगे तो याद जरूर आ रहा होगा। ये देखो 2022 का क्वेश्चन पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड 2000, वहां 1800 किलो था, यहां 2000 किलो है। इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना था? ये था 2 मीटर पर सेकेंड, 1.5 कर दिया इसको, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स वहां 4000 न्यूटन थे, यहां 3000 न्यूटन कर दिए। और पावर डिलीवर्ड पूछा है, एजीटीज है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया है। कभी कभी तो वो भी नहीं करता है, बट इसमें इसने इतनी मेहनत की कि वैल्यू चेंज की। 1800 को 2000 कर दिया, 2 मीटर पर सेकंड को 1.5 मीटर पर सेकंड कर दिया, 4000 न्यूटन फोर्स को 3000 न्यूटन फोर्स कर दिया। पावर वहां पूछा था, पावर यहां पूछा था, मिनिमम पावर कितना देना। और हम सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या काम की, हम सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या काम की। क्या लगता है, क्या हम जो ये मेहनत कर रहे हैं, सोच के देखो कितना हेल्पफुल होगी। जब जब क्वेश्चन करोगे ना नीट में बैठ के एग्जाम में, तब याद करोगे कि यार देखो कितना एजिटीज आ गया इन क्वेश्चंस को। ये जो पीडीएफ डाल रहा हूँ, ये मैं अपने पर्सनल पे भी डाल रहा हूँ, संकल्प नीट पे भी डाल रहा हूँ, लेकिन वहां पे बहुत सारे लिंक्स आते हैं तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो एसीपी सर ऑफिशियल करके जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप ले सकते हो, वहां पे ये प्रॉपर आपको सारी पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को सेव करके रखो, रिवीजन भी करना है इसका, इसका रिवीजन भी करना। लास्ट में मैं दोबारा से इन क्वेश्चंस को रिवाइज भी करवा दूंगा, लेकिन फिर भी आप सेव करके जरूर रखना, तभी हमें याद रहेंगे एग्जाम से पहले भी, ठीक है ना। हाँ तो चलो आ जाओ इसमें। एन एलिवेटर कैन कैरी ए मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg, ये वाला सोल्व कर लेते हैं। 1800 किलो, 1800 किलो 1800 केजी की है, ठीक है ना। इसको रस्सी ऊपर बांध रही होगी, इसको खींचने के लिए रस्सी की टेंशन, नीचे mg, 1800 किलो का G10 ले लेता हूं मैं, 1800 इंटू 10, 18,000 न्यूटन। और विस्कस फोर्स जब ये ऊपर मूव करेगी, इसकी स्पीड ऊपर है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड, मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। तो विस्कस फोर्स नीचे लगेगा, एयर रेजिस्टेंस फोर्स, जो कि लग रहा है 4000 न्यूटन।
तो तुम्हें बताओ यदि तुम इसको कांस्टेंट स्पीड से भी चलाना चाहते हो तो टेंशन कितनी होनी पड़ेगी, mg और विस्कस फोर्स दोनों के मिला के होगी, मतलब 18,000 और 4,000, तो टोटल आएगा 22,000 न्यूटन। 22,000 न्यूटन ये टेंशन होगी और इसकी स्पीड ऊपर। तो एक्चुअल में ये टेंशन कौन दे रही होगी, जो ऊपर मोटर लगी हुई होगी जो इस लिफ्ट को खींचने का काम कर रही है, वो ये टेंशन दे रही होगी इसको। तो इतने फोर्स से इतनी स्पीड से ऊपर खींचा जा रहा है, तो पावर जो चाहिए वो होगी एफ डॉट वी, फोर्स भी ऊपर वेलोसिटी भी ऊपर, तो पावर पॉजिटिव का एफ इंटू वी हो जाएगा। एफ हो गया 22,000 न्यूटन इंटू वी हो गया 2, तो यह आएगा 44,000 वाट। 44,000 वाट, दिस विल बी पावर इन वाट। इसको हॉर्स पावर में निकालना है तो 1 किलोवाट में 746 वाट होते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 44 किलोवाट। तो एचपी में 44 को 746 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन यहां नीट में आया हुआ था, सेम क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। एक इसको जल्दी से सोल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से करो भाई, क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा। तो इस बार देखो जल्दी से मैं तुरंत से कर देता हूं। ये रस्सी है, टेंशन है, नीचे mg है, कितना है 2000 मास इंटू जी 20,000, ठीक है, और विस्कस फोर्स लग रहा है 3,000 न्यूटन। तो नीचे जो टेंशन है ये 20,000 प्लस 3,000, तो 23,000 न्यूटन हो जाएगी। और स्पीड इसकी ऊपर की तरफ है कितना 1.5 मीटर पर सेकंड, इसको लिख सकता हूं 3/2 मीटर पर सेकंड। तो पावर आएगा एफ इंटू वी, मतलब 23,000 गुना 3/2, तो ये आएगा 11,500 है ना, 11.5, 11 दूनी 22 23, हाँ, तो 11 तिया 33, 34.5 है ना, 34,500 वाट ये पावर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर है 34,500, देख लो भाई 34,500 ये आंसर आ रहा है। ठीक है, डिक्टो क्वेश्चन और देखो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखा है तुमने कभी कि किसी कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है, किसी टाइम टी पर पावर फंक्शन ऑफ टाइम लिखो, वही क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी का ही है। इनिशियली एक बॉडी रेस्ट पे है, वन डायमेंशनल मोशन चल रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो किसी टाइम टी पर पावर क्या होगी, ये लो भाई, किसी टाइम टी पर पावर क्या होगी। ये तो अभी पूछा हुआ था शायद, है ना, किसी टाइम टी पर पावर, जेई में पूछा हुआ है शायद, नीट में नहीं, जेई में पूछा हुआ है शायद। मैं जेई के क्वेश्चंस तो लेके नहीं आ रहा हूँ, जेई मेंस के तो नहीं, जेई मेंस के लेके आऊंगा तो हर एक क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूंगा, हर एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ। मैं सिर्फ नीट की बात करूं तो भी नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो नहीं पूछे हुए पूछ लिए जाएंगे, देख लेना आने वाले टाइम में। देखो करो सोल्व, क्या आंसर आएगा, सोल्व करो। एक बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, लेट्स सपोज एक्सेलरेशन ए बोल देते हैं जो कि कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और क्या बोल रहा है, टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर, ये टी इक्वल टू 0 पर है, किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी आ चुकी होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए इंटू टी, ये वेलोसिटी आ चुकी होगी। तो पावर जो होता है वो होगा एफ इंटू वी, एफ को लिख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और v को लिख देंगे a इंटू टी, तो आंसर आएगा एम ए स्क्वायर इंटू टी, एम ए स्क्वायर इंटू टी। तो पावर जो है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, लीनियरली बढ़ रही होगी पावर टाइम के साथ, आंसर विल बी सेकंड, ये पावर होगी। ये तो था कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पावर फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। अब थोड़ा उल्टा, अब थोड़ा उल्टा, ये देखो एग्जांपल बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये,
बेटा मैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, कोई गलती से कोई एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं छोड़ रहा हूं, उसका रीजन वो है कि वो सब्जेक्टिव अप्रोच का क्वेश्चन है। बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच के क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो सकते हैं, मैं उन सबको यहां लेके आ रहा हूं आपके लिए। जो सब्जेक्टिव अप्रोच के हैं, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सिर्फ उसको हटा रहा हूं क्योंकि वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है ना? हाँ भाई। A body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power. पावर कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। पावर क्या है? कांस्टेंट है। पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेट्स सपोज मैं इसको P बोल देता हूं, पावर को क्या बोल देता हूं? P। तो पावर होता है बेटा F डॉट V, फोर्स इंटू वेलोसिटी, जो हो गया P। यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शन मतलब जिधर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में चल रहा है लगातार, तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक वन डायमेंशनल मोशन है। तो डॉट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, सीधा F इंटू वी कर दो। डॉट कब जरूरत पड़ता है? जब ऐसे एंगल पे हो, एफ वी कोस थीटा। वन डायमेंशनल है तो F इंटू वी हो गया, इज इक्वल टू P। F को क्या लिखेंगे? P ये एक कांस्टेंट है, इसको P नोट बोल देते हैं। लेट्स चलो P नोट बोल देते हैं, कांस्टेंट नजर आएगा। F क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू V इज इक्वल टू P नोट। एक्सल, अब देखो हमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम लाना पड़ेगा। टाइम कहां से लाएं? एक्सेलरेशन से। तो मास इंटू एक्सेलरेशन को लिख दो dv बाई dt, ये देखो टाइम आ गया, इंटू v इज इक्वल टू पी नोट। सब इधर ले आओ, v उधर रख लो, तो v इंटू dv उधर हो गया, बाकी इधर भेज दिया तो ये आ गया पी नोट बाई एम इंटू डी टी। दोनों तरफ क्या कर दो? इंटीग्रेशन। v के रेस्पेक्ट में, ये t के रेस्पेक्ट में। v के रेस्पेक्ट में v का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाई टू। इधर t के रेस्पेक्ट में पी नोट और m ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। पी नोट m तो कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन बन जाएगा t। तो यहां से निकालोगे तो v नोट वेलोसिटी जो आएगा दैट विल बी 2 पी नोट बाई m इंटू टी का रूट, ये आ गई वेलोसिटी। ध्यान से देखोगे ना तो वेलोसिटी विल बी रूट 2 पी नोट बाई एम इंटू टी की पावर 1/2। वेलोसिटी रूट टी के प्रोपोर्शनल आई, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट के लिए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है वो तो एज इट इज पड़ा रहेगा 2 पी नोट बाई एम। तो रूट टी का इंटीग्रेशन, बेटा रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी की पावर 1/2 प्लस 1, पावर में एक बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा रूट 2 पी नोट बाई एम इंटू टी की पावर 3/2, और 3/2 को लिखेंगे 2/3, ये आ जाएगा। मतलब उल्टा, 3/2 नीचे था तो ऊपर 2/3। तो कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब मैं दिखाता हूं नीट के क्वेश्चन। तुम कहोगे फिर से? हाँ, ध्यान से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। कांस्टेंट पावर है और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में इसमें हमने निकाला है। ये रहा हमारे नीट के क्वेश्चन। ये तो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, मैं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मैं एग्जाम्पलर भी करवा रहा हूं। पता है एग्जाम्पलर क्यों करवा रहा हूं? देखो ये रहा, लॉजिक है उसके पीछे। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और ये नीट का क्वेश्चन है, एज इट इज सेम। वही कांस्टेंट पावर वाला केस है। इसने डिस्प्लेसमेंट को ग्राफ में पूछा है, इसने यहां प्रोपोर्शनलिटी में पूछा है, इसने डिस्प्लेसमेंट को ग्राफ में पूछा है टाइम के फंक्शन में। ये भी ये नीट में पूछ लिया, वो वैसे पूछ लिया। ठीक है, तो अब देखो ग्राफ हमें बताना है। ग्राफ
डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3/2। याद है मैंने ग्राफ वाला एनालिसिस पढ़ाया था, ग्राफ बनाना। यदि पावर एक से बड़ी होती है, यदि इधर टी की, ये हो गया y और ये हो गया x और इसकी पावर n, n जो है एक से बड़ा है, जब भी n एक से बड़ा होता है तो इट विल लुक लाइक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, लुक लाइक, नॉट पैराबोला बट लुक लाइक पैराबोला, ऐसे खुलता हुआ ग्राफ होगा। ये लो आंसर ऊपर स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये होगा। ऐसा कब होता? जब पावर जो है n एक से कम हो, 1/2, 1/3, 2/3 ऐसे, तो ये ग्राफ होता। एक से बड़ा तो ये ग्राफ होता। ये याद रखना चाहिए ग्राफ वाला, ठीक है ना। x की पावर n वाले बहुत सारे वेराइटी मैंने सारे n की वैल्यूज के लिए बनाए हुए हैं। यही ग्राफ है जो मल्टीपल टाइम्स पूछता है, याद रखना चाहिए, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट और देखते हैं, और देखते हैं पावर के क्वेश्चंस। आ जाओ और देखते हैं। A pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 30 meter cube in 15 minutes। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर पानी पहुंचाया जा रहा है, कितना वॉल्यूम पहुंचा रहा है? 30 मीटर क्यूब। 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम 15 मिनट में भर रहा है। एक बात पता है तुम्हें पानी के लिए, फॉर वाटर याद रखना चाहिए, पानी के केस में 1 मीटर डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ये होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मतलब है 1000 kg पानी। तो यहां 30 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो 30,000 kg पानी हो जाएगा। 30,000 किलो पानी 15 मिनट में ऊपर पहुंचा देता है वो पंप। इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड, टैंक जो ग्राउंड से है 40 मीटर हाइट पर है और एफिशिएंसी 30%, एफिशिएंसी का कंसेप्ट यहां से ध्यान रखना है। 40 मीटर हाइट पर पहुंचाना है 30% एफिशिएंसी से। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। पहले तो हम आउटपुट पावर निकालते हैं, आउटपुट पावर जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, हमें इफेक्टिव जो पावर चाहिए। इनपुट बाद में निकालेंगे, 30% एफिशिएंसी से इनपुट से आउटपुट निकालेगा, बट आउटपुट जो हमें चाहिए वो ये होगा बेटा, पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क क्या कर रहा है? अब देखो पंप का काम क्या है? पानी को ऊपर पहुंचाना, तो उसका वर्क है, उसको पोटेंशियल एनर्जी, जो भी पंप वर्क करेगा वो उसको पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है पानी को। क्या दे रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका वर्क होगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी देना mgh और उसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो m तो हो गया 30,000 किलो पानी है, g हो गया 10, h हो गया 40 मीटर अपॉन टाइम 15 मिनट। मिनट को बेटा सेकंड में बदल लेना, ऊपर एनर्जी जूल में, सब ऐसा यूनिट में, हर चीज ऐसा यूनिट में, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर, ये टाइम लिखेंगे सेकंड में, तो 15 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलो, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 15 दूनी 30, 2000, ठीक है। तो ये आएगा 3, 3 दूनी 2 तिया 6, 20, तो ये आएगा 20 20 400। तो आउटपुट पावर जो है दैट विल बी 2 4 40,000 बटे 3, 40/3 किलोवाट। किलोवाट में बदल दो, 40,000 था ना, उसको किलोवाट में बदल दो। दिस इज आउटपुट पावर। बट एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज में, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%। तो एफिशिएंसी है 30%, आउटपुट है 40/3 किलोवाट में, तो इनपुट भी किलोवाट में आएगा, इंटू 100%, परसेंट से परसेंट गया, एक जीरो से एक जीरो भी गया। इनपुट पावर विल बी 40/3 इंटू 3 9 इंटू 400/9 किलोवाट। 400/9 किलोवाट, दिस विल बी इनपुट पावर। तो इतना पंप चाहिए, इतना पावर का पंप चाहिए जो आउटपुट इतना देगा, जिससे पानी इतना ऊपर पहुंच सकता है।
फ्लो याद रखो। आउटपुट एफिशिएंसी वाले केस में, एफिशिएंसी वाले केस में क्या होता है, पहले आउटपुट जो हमें चाहिए, पोटेंशियल को बढ़ाना, टाइम, उससे आउटपुट पावर निकालो, फिर उससे एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज करके इनपुट पावर निकालो। बेटा ये परसेंटेज वाले, एफिशिएंसी वाले ध्यान रखना, ये जो ऐसे पावर वाले क्वेश्चन है, पावर वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देखो, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सब्जेक्टिव सा लगता है, लेकिन इसको बड़ी आराम से ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे बनाया जा सकता है। बोल रहा है कि एक फैमिली जो है 8 किलोवाट पावर यूज करती है, एक घर का जो कंजम्पशन है बिजली का, वो 8 किलोवाट का कंजम्पशन है, कनेक्शन ले रखा है बिजली का। द डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट 200 वाट, 200 वाट पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, पर मीटर स्क्वायर, ऐसे पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 20% ऑफ दिस एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल, ये है इनपुट। तो इसका देखो, इसका 20% यूजफुल है, 20% यूजफुल है, तो यूजफुल पावर क्या आ गया, यूजफुल पावर क्या आ गया बताओ, इसका 20% निकाल लो, तो बेटा यूजफुल पावर आ जाएगा 200 वाट का 20%, 20% मतलब परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 1 2 40 वाट। एक्चुअल में क्या है, 200 वाट पावर आ रही है, लेकिन जब हम उससे सोलर पैनल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसका 20% यूज करती है, मतलब 40 वाट यूज करेगी। 100 का 20% 20 होता है, तो 200 का 40 हो गया 20%, ठीक है। तो इफेक्टिवली वो 200 वाट आ रही है, हमें 40 वाट वहां से मिलेगी, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट, यदि उस घर की सप्लाई को यहां से सोलर पैनल से देना है तो कितना एरिया की प्लेट हमें लगानी पड़ेगी, छत पे कितने एरिया कवर होगा प्लेट का। तो हम बात करें एरिया की, तो देखो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से मिलती है 40 वाट पावर, ठीक है। नीड कितने की है, 8 किलोवाट, मतलब 8000 वाट, तो कितना एरिया जरूरत पड़ेगी, टोटल 8000 वाट की जरूरत है, और 1 मीटर स्क्वायर से 40 वाट मिलता है, तो हमें चाहिएगा 4 200 मीटर स्क्वायर एरिया, इतना एरिया चाहिए, 200 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है ना। 200 मीटर स्क्वायर एरिया में यदि उन सोलर पैनल को लगाओगे तो ये आएगा। तो ये कोई यहां फिजिक्स का बहुत खास यूज नहीं है, ये 10th क्लास का बच्चा भी सोल्व कर सकता है, जिसको ज्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो बेटा इसमें सिंपल एरिया का तो कंसेप्ट है, देखो परसेंटेज खेल रहा है, 200 वाट का परसेंट निकाला 20, तो 40 वाट इफेक्टिव आया। 1 मीटर स्क्वायर से 40 वाट मिल रहा है, तो कितने एरिया चाहिएगा, तो हम कहेंगे मान लो ए एरिया चाहिए, तो 40 गुना ए बराबर 8000, तो ए आ जाएगा 8000/40, बी 200 मीटर स्क्वायर। सब्जेक्टिव में बोल रहा है कि कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ द रूफ ऑफ टिपिकल हाउस। तो देखो एक 200 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब यदि मैं चौकोर घर मानू, चौकोर यदि मानू, तो 10 बाई 10, 10 मीटर बाई 10 मीटर का चाहिएगा। यदि मान लो विड्थ कम है, लेंथ ज्यादा है, तो 5/20 हो जाएगा, है ना, 5/10, 5/10 है, 20, हाँ है 200, 5/40 है, 5/40, हाँ। अब जो भी है 10/10 मान सकते हैं, 10 मीटर ऐसे 10 मीटर ऐसे घर होगा, तो उसके पूरी छत पे सोलर पैनल लगा दोगे तो 8 किलोवाट सप्लाई वो उसको दे रहा होगा। तो नॉर्मली जो हमारे घरों की छत होती है उतना ही, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा एरिया चाहिए, एक अलग से खेत लेना पड़ेगा, नहीं, छत पे भी सोलर पैनल लगवा लेते हैं तो घर की सप्लाई का काम चल जाता है, और आजकल तो ये चल भी रहा है, काफी सोलर पैनल लोग लगवा भी लेते हैं, ठीक है ना। तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वही घर की सप्लाई पूरी कर देता है, ओके। अब देखो, देखना इस क्वेश्चन में ये बातें कर रहा था,
जो नीट ने पूछा है वो अलग तरीके से पूछा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन पूछा है, दोनों ऊपर वाले का मिक्सअप है क्वेश्चन, कंसेप्ट देखना वही सब चीजें यूज करेगा। बोल रहा है वाटरफॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 केजी पर सेकेंड। किसी हाइट से, वहां क्या था, सोलर पैनल से एनर्जी मिल रही थी और उसको आउटपुट पावर बना रहा था। यहां क्या कर रहा है, पानी टरबाइन पे गिरा रहा है, ऊपर 60 मीटर हाइट से पानी गिरा रहा है 15 किलो पर सेकेंड। तो अब बताओ एक सेकेंड में 15 किलो पानी 60 मीटर, मतलब यहां पोटेंशियल एनर्जी का खेल कर रहा है। वहां सनलाइट की सोलर पावर थी, यहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो कितना एनर्जी मिल रही है, 15 किलो पर सेकेंड। तो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में बात करूं, 1 सेकेंड में पावर देखो हमें मिलती कितनी है, हमें एनर्जी इन 1 सेकेंड, एनर्जी फ्रॉम वाटर, पानी से कितनी एनर्जी मिल रही है, mgh, जो उसकी पोटेंशियल है सारी खत्म हो जाएगी। mgh कितना आ रहा है, 15 किलो g10 हाइट 60, कितना आ गया, 15 छक्की 90, 15 छक्की 90 और 2 जीरो, 9000, 9000 जूल। तो 1 सेकेंड 9000 जूल पर सेकेंड, मतलब ये पावर है 9000 वाट। ये पावर 1 सेकेंड में 9000 जूल मिल रही है। लेकिन ध्यान से समझना आगे, द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स 10% है। जितना इनपुट है जो कि ये है, इसका 10% तो लॉस है। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन, तो टरबाइन कितना, दिस इज इनपुट जिसका 10% ही आउटपुट निकाल रहा है। ये इनपुट है, सिर्फ इसका 10% आउटपुट निकाल, 10% लॉस हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है। तो आउटपुट कितना होगा, आउटपुट होगा 90%, 90% इसका। तो 9000 का 90%, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 8100 वाट, 8100 वाट मतलब 8.1 किलोवाट आउटपुट होगा। तो इस क्वेश्चन में कोई खास फिजिक्स नहीं लग रही है, फिजिक्स इतना ही है कि ऊपर से गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस mgh, 9th क्लास में चीजें सिखाई जाती हैं। और उसके बाद परसेंटेज खेल रहा है, जितना लॉस हो रहा है, जितना पोटेंशियल में लॉस हुआ वो उसको एनर्जी दे दी, टरबाइन पे पानी गिरा उसने एनर्जी दे दी, लेकिन 10% तो लॉस ही कर दिया, 90% उसने आउटपुट कन्वर्ट करके दिया। तो जो मिल रही है 9000 वाट, उसका 90% आउटपुट मतलब 8100 वाट मिलेगी। भाई 100% तो एनर्जी को कन्वर्ट किया नहीं जा सकता, ठीक है ना, ऐसा है। ओके, ये देखो 2021 में पूछा हुआ ऐसा कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये था पावर की बात, ये थी पावर की बात। आगे बढ़ते हैं, अब आता है कोलिजन। कोलिजन की जो थ्योरी है ना इस एनसीईआरटी के अंदर जो समझा रखी है, ये मतलब बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं समझा रखी है, थोड़ा सा अजीब से तरीके से समझा रखी है। बाकी ये एक्चुअल में सबसे पहले कोलिजन इस एग्जांपल से लेके चल रहा है, ओब्लिक कोलिजन जो हम बोलते हैं। पूरी कहानी हम क्लास में ही सिखाते हैं, पहले बेस बनाया जाता है, व्हाट इज हेड ऑन कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन, फिर हेड ऑन को समझाते हैं, फिर ओब्लिक पे आते हैं। ये थोड़ा अजीब से तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इसमें हम इससे समझ नहीं रहे हैं, हम इसके इंपॉर्टेंट लाइंस को कैप्चर करना चाह रहे हैं, बस काम की चीज क्या क्या है यहाँ पे, बस वो कैप्चर करेंगे। यहाँ पे पूरी कहानी वो ही सब बोल रखी है जो हम क्लास में सिखाते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। एक रेस्ट पे ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले रखा है, ये कैरम वगैरह में ऐसा ही काम होता है। ये एक रेस्ट पे एक पार्टिकल रखा है, दूसरा पार्टिकल इधर से आके हिट किया। अब देखो लग रहा होगा सेम लाइन पे, लेकिन इसको थोड़ा बहुत किसी एंगल पे सीधा आके टिक करे जरूरी नहीं है, मतलब एक ये और सीधा यहां हिट करे जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ये यहां किसी एंगल पे आके हिट करे, लेकिन छोटे में नजर नहीं आता। तो ये आके हिट किया, एक इधर चला गया एक इधर, यदि एकदम सीधा आके हिट करेगा तो सीधा जाता, इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। यदि किसी एंगल पे आके हिट करेगा तो ये किसी एंगल पे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा। तो ये देखो ऐसे, और यदि ऊपर जाके हिट किया, इसी को नीचे की बजाय मैं ऊपर हिट करा दूं,
ठीक है, हल्का सा ऐसे ये ऊपर आके हिट करे तो ये कोलिजन के बाद ये इधर जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो ये एग्जांपल ले रखा है, M1 इधर चला गया, M2 इधर चला गया। तो इन जनरल एग्जांपल ले रखा है जब एक स्टेशनरी से एक मूविंग पार्टिकल टकराता है। ठीक है, आ गया जाओ। अब ये पूरी डिटेल में समझा रहा है कि इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं। हमें पता है बेटा, पूरी कहानी कोलिजन का जस्ट एक बार क्रिस्प में रिवाइज कर देता हूं। बेटा दो टाइप के कोलिजन, हेड ऑन, ओब्लिक। हेड ऑन कब होता है? जब आमने सामने की टक्कर होती है। ओब्लिक कब होता है? जब लाइन ऑफ इंपैक्ट किसी एंगल पे होती है, किसी साइड वाइज एंगल पे टकराते हैं, तो उसको ओब्लिक कोलिजन बोलते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, जब दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो कोलिजन से पहले से आ रहे हैं, टकराए और फिर ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, अलग अलग वेलोसिटी से, और कभी कभी उनकी वेलोसिटी सेम भी हो जाती है, डिपेंड्स ऑन देयर कोलिजन। तो इस पूरे प्रोसेस में हम बात करें कि उस पार्टिकल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब दो पार्टिकल टकरा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो हम कहते हैं कि उनका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कभी नहीं बोलते। हो सकता है किसी किसी कोलिजन में इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए, लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन सेम नहीं होती। जब एक कोलिजन टकराते हैं जो पार्टिकल, तो उस मूवमेंट, टकराने वाले मूवमेंट में दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो उनके डिफॉर्मेशन लेके आती है, शेप चेंज करती है, डिफॉर्म करती है ऑब्जेक्ट को। तो उस दौरान काइनेटिक एनर्जी डिफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर होती है। लेकिन फिर वो रिफॉर्म करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे दो रबर की बॉल टकराए, यदि उसको स्लो मोशन में देखा जाए, आए ऐसे कंप्रेस करेगी और फिर वापस ऐसे दूर जाएगी, तो जस्ट उस मूवमेंट पे देखा जाए तो पहले काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होकर के पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, डिफॉर्मेशन में, फिर रिफॉर्मेशन होता है, वापस से रिफॉर्म होती है और वापस से काइनेटिक एनर्जी में आती है। कभी रिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। जैसे प्लास्टिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक बार टकरा गए, पिचक गए, बस वापस रिफॉर्म नहीं होते। कुछ जो इलास्टिक नेचर के ऑब्जेक्ट होते हैं जो रिफॉर्म करते हैं शेप को, वो वापस से रिफॉर्मेशन भी करते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, जो पूरा पूरा रिफॉर्म कर पाते हैं, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें सारा डिफॉर्मेशन वापस से रिफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो सारी पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है। तो मतलब इनिशियल और फाइनल सेम होती है, बट ड्यूरिंग द कोलिजन सेम नहीं होती। जो कोलिजन में पूरा रिफॉर्मेशन नहीं हो पाता है या रिफॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें फाइनली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से क्या होती है? कम होती है। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस करती है। ठीक है, एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और डिफाइन करते हैं, पता ही होगा, E इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इससे डिसाइड करते हैं कि कैसा कोलिजन है। यदि E1 है तो इसको बोलते हैं इलास्टिक, E0 से 1 के बीच में है इसको बोलते हैं इनइलास्टिक। ये है इलास्टिक, इलास्टिक, ये है इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। और E0 होने का मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, ये तीन टाइप के कोलिजन होते हैं। इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से कोलिजन को नहीं समझा रखा है, बस कुछ वही बातें जो मैंने बोली हैं उन्हीं को थ्योरेटिकल फॉर्म में ज्यादा बता रखा है। बेटा इस तरीके से कभी भी हम इन चीजों को ऐसा नहीं करते हैं कि वो ऐसे गंदे तरीके से सोल्व करेंगे। हम कोलिजन में सिर्फ दो ही इक्वेशन मोस्टली यूज करते हैं। कौन कौन सी? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहले का और बाद का मोमेंटम कंजर्व करा देते हैं। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई का फॉर्मूला। ये दो ही इक्वेशन यूज की जाती है। ठीक है, वो ये कर रहा है। अब देखो, ये अब कुछ केसेस को सोल्व कर रहा है, जैसे अलग अलग केस लेके। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट फाइनली सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो बस वही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना, ये सब कर रहा है। θ1 θ2 जीरो ले रहा है, हेड ऑन कोलिजन ले रहा है, अलग तरीके से समझा रहा है। इसमें मत जाओ, मत फंसो, जैसा हम क्लास में सिखाते हैं वैसे ही ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, इसके जो स्पेशल केस जो हम क्लास में भी बता देते हैं वो यहां पे बता रहा है। एक ये केस हम ध्यान रखना। देखो यहां से हमें ये सीखना है, क्या? यदि इफ टू मासेज आर इक्वल, इसको हम बोलते हैं दो मास इक्वल है। ऊपर कंडीशन ले रहा था कि E इज इक्वल टू 1 है, इलास्टिक है। तो
आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में इलास्टिक कोलिजन बोल देते हैं। यदि दो बराबर मास के ऑब्जेक्ट इलास्टिकली हेड ऑन कोलिजन करते हैं तो कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। जो इसके पास है वो इसको मिल जाती है, जो इसके पास है वो इसको मिल जाती है, एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं विद डायरेक्शन। ये इधर टकराएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है। अभी जो इसने केस लिया था उसमें इसने एक को रेस्ट पे माना था और दूसरे को आके टकरा रहा था, तो ये रेस्ट पे तो अब ये रेस्ट पे हो जाएगा, और ये चल रहा था अब ये इधर वाला चलने लग जाएगा। दूसरा केस होता है जब एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट से टकरा जाए। यदि एक ऑब्जेक्ट किसी बहुत भारी ऑब्जेक्ट से, दीवार से ऐसे टकरा जाता है, तो उस केस में हम अज्यूम कर लेते हैं कि बहुत भारी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो भारी वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कोलिजन के पहले और बाद में सेम ले लेते हैं। इनिशियल रेस्ट पे नहीं आएगा, ये इस सिचुएशन में था जब भारी रेस्ट पे था, एक भारी से जाके टकराया, वो वाला सिचुएशन था। ठीक है ना। तो ये बोला कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भारी वाला ऑब्जेक्ट है, जो हल्का है उसको फर्क पड़ जाएगा, बट प्रैक्टिकली भारी को भी फर्क पड़ता है, हम अज्यूम करते हैं। तो इस सिचुएशन में हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब आगे हम क्या कहेंगे, भारी ऑब्जेक्ट एज इट इज है और हल्के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या करेंगे, दो पार्टिकल टकरा रहे हैं, टकराने के बाद की वेलोसिटी अज्यूम करेंगे, भारी वाले की वेलोसिटी जो पहले थी एज इट इज ले लेंगे, हल्के वाले की वेलोसिटी अननोन मान लेंगे और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज करके सोल्व करते हैं। ठीक है, ओके भाई। अब देखो एक क्वेश्चन ये कर रहा है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे जा रहा है, मतलब डेप्थ में जा रहा है, न्यूट्रॉन वगैरह पे जा रहा है। ये देखो शायद दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन, कंसिडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन 5.10। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे मना नहीं कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जब वो पार्टिकल्स यूरेनियम के केस में बात कर रहा है कि देखो बोल रहा है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर ए न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड मस्ट बी स्लोड टू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। बहुत तेज, 10⁻7 के ऑर्डर को 10⁻³ के ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाता है, तो सो दैट इट कैन हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्टिंग। यूरेनियम जो है वो तभी रिएक्ट करता है जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से उसको हिट करवाया जाए, तो उसको स्लो करने के लिए मॉडरेटर यूज किए जाते हैं, स्पीड डाउन करने के लिए, सो दैट न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन विद लाइट न्यूक्लियाई। अब ये थ्योरेटिकल बातें कर रहा है तो हम नहीं जा रहे, लेकिन हाँ इसमें देखो ये फॉर्मूला है कि जब वो आपस में टकराते हैं, इलास्टिक कोलिजन करते हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले कुछ ½ mv² थी, जाकर के दूसरे से टकराता है, तो फाइनली इसके पास काइनेटिक एनर्जी ये बचती है ½ m1 इंटू m1 - m2 का स्क्वायर। ये तो फ्रैक्शनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे एनसीईआरटी में, मैंने ऑब्जर्व किया, तुम नोट कर लेना। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट नहीं है, फ्रैक्शनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाई m1, मतलब पहले वाले पार्टिकल। एक्चुअल में देखो ये बोल रहा है कि पहले वाले की फाइनल काइनेटिक और इनिशियल का रेशियो। लॉस में क्या होता, ऊपर लॉस अपॉन इनिशियल होता, ये लॉस नहीं है, ये रिटेन्ड है, मतलब कितना हिस्सा अपने पास रखेगी, वो रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी का। ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा है 2019 में इसी फॉर्मूले पे। ये एक्चुअल में है काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड वाला, इसलिए मैंने इसको लिखवाया लॉस्ट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां पे देखो फॉर्मूले से पूछा है कि 4m मास का पार्टिकल 2m से टकरा रहा है तो कितना एनर्जी लॉस करेगा, वहां लॉस पूछा है, आप देखना पीवाईक्यू में। और यहां इसने ये गलत लिख रखा है, लॉस नहीं है, ये फॉर्मूला लगाओगे सही आंसर नहीं आएगा, ये रिटेन्ड है, कितना वो अपने पास रखेगा। मान लो 1/3 हिस्सा अपने पास रख रहा है, तो लॉस कितना किया, 2/3, तो जितना इससे आएगा वो अपने पास रखेगा, और जितना लॉस पूछा है तो 1 में से माइनस करेंगे वो लॉस आ जाएगा। ठीक है ना। बट यार इसके लिए, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अब ये फॉर्मूला रटने नहीं बैठेंगे, ये कुछ स्पेशल केस के हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नीट में है ना, थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन दे देता है, अब
यदि ये याद होगा तो तुरंत हो जाएगा, मानता हूं तुरंत हो जाएगा, लेकिन यार हर केस को याद थोड़ा कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप चाहो तो ये याद भी कर सकते हो। किस केस के लिए मैं अच्छे से बता देता हूं, किस केस के लिए है। ये पूरा ऊपर ले रखा है इसने एग्जाम्पल, इसी को सोल्व कर रहा है। देखो ये रहा, इसी को सोल्व कर रहा है। देखो ये रहा, ये देखो, कंसिडर नेक्स्ट एन इलास्टिक कोलिजन यूजिंग द अबव नोमेनक्लेचर थीटा 1 थीटा 2, मतलब हेड ऑन कोलिजन कर रहा है। द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन ये लगाया। इनिशियली एक के पास था, फाइनली दोनों चल रहे हैं, और ये सोल्व किया, इसने वेलोसिटी निकाला। तो ये जो फॉर्मूला लगा रहा है ना, ये जो फॉर्मूला आप याद करना चाहते हो तो याद कर लो, मैं लिख देता हूं यहां पे किसके लिए, ठीक है ना। फॉर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन विद स्टेशनरी पार्टिकल। कब लगेगा ये फॉर्मूला? जब एक रेस्ट पे है और रेस्ट पे रखे पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल आके टकराता है, रेस्ट पे रखे पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल आके टकराता है, तो कितना हिस्सा ये वाला लॉस कर देगा। ऐसा क्वेश्चन क्लास में मैंने करवाया, न्यूक्लियस वाले केस का एग्जांपल लेकर के, कि एक मास नंबर ए का न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन जाके टकरा रहा है, वो पूरा डिटेल में करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक स्टेशनरी पार्टिकल से हेड ऑन कोलिजन करेगा ना, तो ये हिस्सा उसका लॉस, ये रिटेन रहेगा। लॉस निकालने के लिए 1 - F1। यदि मैं कहूं कि पहला पार्टिकल कितना एनर्जी लॉस कर देगा, तो इसमें 1 में से ये माइनस कर देंगे, दूसरे को कितना मिलेगा, ये फॉर्मूला है। अब यार तुम्हारी चॉइस है, आप याद करो या नहीं याद करो, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं तो ऐसा कोई ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा कि इसको रट के ही बैठो, ठीक है ना। इसके बाद देखो ये दूसरा क्वेश्चन, ये मैं समझा देता हूं। अभी तक नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है ऑब्लिक के ऊपर, कभी भी पूछा जा सकता है। इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। कंसिडर द कोलिजन डिपिक्टेड, डायग्राम में दिखा रखा वो मैं बना देता हूं, या यहीं पे ले आता हूं काट के। चलो ये डायग्राम ले आते हैं, उठा लाते हैं। ये रहा, आजा भाई आजा 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 आजा, ये रहा, ये डायग्राम उठा लाता हूं। हम्म हम्म आहा, ये आ क्यों नहीं रहा? कैप्चर नहीं करेगा, अच्छा यहां से। ठीक है ना, ये रहा। ये डायग्राम है, दो बिलियर्ड बॉल हैं इक्वल मासेस की, एम और एम दोनों बराबर मास की हैं। फर्स्ट इज बॉल इज कोल्ड क्यू, बोल रहा नाम दे रखा है, सेकंड इज बोल्ड टारगेट, ठीक है। एक, अरे कैरम नहीं खेलते क्या? कैरम की गोटियां हैं यार, समझ लो क्या बिलियर्ड बॉल बना। ये कैरम का एक रखा हुआ है, ये स्ट्राइकर, दोनों सेम मास के, यहां से इसको फेंक रहे हैं, ये टकरा रहा है, इसके हिट कर रहा है, ठीक है। द billiard player want to sink the target ball in the corner pocket which is at an angle θ2, बोल रहा है कि θ2 हम 37 चाहते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग θ2 हम चाहते हैं 37। हम चाहते हैं कि ये वाली जो बॉल है इसमें 37 डिग्री के एंगल पे जाए। assume that collision is elastic and that friction and rotational motion are not important, मतलब रोटेशन वगैरह टॉर्क वगैरह को कंसीडर नहीं करना है और फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है, स्मूथ कोलिजन मानना है, मतलब आइडियल सिचुएशन है। तो बताओ θ1 कितना होगा? यदि ये 37 पे जाएगा तो m1 जो ये वाली बॉल है ये कितने एंगल पे जाएगी? तो एक्चुअल में कंडीशन देखो क्या क्या हमें दी है। इलास्टिक कोलिजन है, E1 है, एक रेस्ट पे है, एक बॉल रेस्ट पे है और दूसरी बॉल मोशन में है और एंगल पे जा रहे हैं।
तो ये अजीब सा केस इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बहुत छोटे इस डायग्राम में दिखा रखे हैं। अब मैं एक्चुअल डायग्राम बनाता हूं बड़ा करके। देखो एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, ये केस भी है, याद भी रखना है अपने को, ठीक है ना। फाइनली इसका आंसर, ये एक ऑब्जेक्ट है यहां पे रखा है, दूसरा आके इससे टकरा रहा है, ये लो ऐसे आइडेंटिकल है, ऐसे टकरा, टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है v नोट, लेट्स सपोज, और ये रेस्ट पे था, दोनों बराबर मास के हैं। अब कोलिजन के बाद क्या होगा, ये बात कर रहा है, कोलिजन के बाद क्या होगा। तो देखो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करते हैं। ये है लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो आएगा इधर और एक आएगा इधर। इस एंगल को मैं नाम देता हूं थीटा, तो ये आएगा v कोस थीटा और ये आएगा v साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट है, एक v कोस थीटा, v साइन थीटा। अभी हमने याद किया था यदि दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो ये है लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये इधर v कोस थीटा से चल रहा है और ये रेस्ट पे है, तो ये वाला तो इधर रेस्ट पे आ जाएगा और ये v कोस थीटा से चलने लग जाएगा। कोलिजन के बाद ये इधर v कोस थीटा से चलने लग जाएगा और ये यहां रेस्ट पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन ये v साइन थीटा तो एज इट इज रहेगी, एज इट इज रहेगी। ध्यान से ये रिजल्ट ध्यान रखना कि कोलिजन के बाद दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे। मतलब यदि मैं इस लाइन से बात करूं, ये एंगल जो कि इसमें थीटा 1 है और ये एंगल जो कि यहां थीटा 2 है, तो थीटा 1 और थीटा 2 का सम 90 डिग्री होगा, याद रखना। ये क्वेश्चन हलवा हो जाएगा, ये क्वेश्चन हलवा हो जाएगा यदि तुम इतनी सी बात ध्यान रखोगे तो। क्या क्या कंडीशन है, इलास्टिक हो, वन एट रेस्ट हो, ओब्लिक कोलिजन हो, ओब्लिक कोलिजन, ठीक है। तो बोथ मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक कंडीशन और है, सॉरी, ई हो m1 इज इक्वल टू m2 हो, ये m1 m2 मतलब आइडेंटिकल इलास्टिक पार्टिकल ओब्लिक कोलिजन। हेड ऑन में तो सिर्फ एक्सचेंज होती थी, ओब्लिक में सिर्फ लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग एक्सचेंज होगी और एक इधर जाएगा तो एक इधर चला जाएगा। तो यदि तुम 37 पे भेजना चाहते हो तो थीटा 1 53 डिग्री रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने इसे बहुत गंदे तरीके से सोल्व कर रखा है यार, बहुत गंदे तरीके से सोल्व कर रखा है। देखो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी का कुछ कर रहा है, फिर कुछ कर रहा है, फिर इसको सोल्व करके ऐसा अजीब सा सोल्व करके फिर फाइनली 53 निकालता है। बट हम ध्यान रखेंगे when two equal masses undergo a glancing elastic collision, glancing मतलब किसी एंगल पे, ओब्लिक बोलते हैं, with one of them at rest। कंडीशन सुन लेना, दो इक्वल मास के ओब्लिक कोलिजन कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, जिसमें से एक रेस्ट पे है। आफ्टर द कोलिजन दे विल मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर, कोलिजन के बाद एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, स्पष्ट लिखा है यहां एनसीईआरटी में, और ये एडजेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है। कंडीशंस ध्यान रखना, बराबर मास, इलास्टिक कोलिजन और एक रेस्ट पे होना चाहिए, ओब्लिक कोलिजन होना चाहिए, तब ऐसा होगा, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। क्लियर, ये हमारा समरी हो गया। पॉइंट्स टू पोंडर पे हम आएंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जो एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आ जाइए, ये है एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन।
तुम आजकल बहुत प्रैक्टिकल में देखते भी होगे, ऐसा प्रैक्टिकल तो एक्सपेरिमेंट वगैरह देखा होगा, बहुत सारी बॉल रस्सियों से लटकाई गई हैं, एक बॉल को हम किसी एंगल पे ले जाते हैं, छोड़ते हैं, एक को टकराते हैं तो दूसरी तरफ एक निकल के बाहर जाती है, देखा होगा ना, एक आके टकराई, टकराने के बाद ये सारी यहीं की रहेंगी, लास्ट वाली एक जाएगी। यदि इधर से दो बॉल को छोड़ते हैं तो दो लास्ट वाली जाती है, तीन से छोड़ेंगे तो तीन जाएंगी। तो वो ये क्वेश्चन इसने यहां पूछा हुआ है, बोल रहा है टू आइडेंटिकल बॉल बियरिंग इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस टेबल आर हिट हेड ऑन बाय अनदर बॉल बियरिंग ऑफ द सेम मास मूविंग इनिशियली विद स्पीड v। ये एक v स्पीड से इधर आके टकरा रही है, ठीक है ना, मूविंग इनिशियली विद स्पीड v शोन इन द फिगर। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, बोल रहा है कोलिजन जो है इलास्टिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल रिजल्ट होगा, और सेम मास की है, आइडेंटिकल, पहले ये दो भी आइडेंटिकल, तीनों आइडेंटिकल बोल रहे, तो एक v स्पीड से आ रही है तो टकराने के बाद ये v से जाएगी। इसका इन मतलब एक्चुअल में क्या होता है वो बताता हूं, देखना, ये आ रही है स्पीड v से, दो रेस्ट पे हैं ऐसे समझो, पहले ये इससे टकराएगी, तरीके से क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेज में जब ये आके टकराएगी तो ये वाली अब v से चलने लग जाएगी और ये रेस्ट पे है, पहले ये इससे टकराई, टकराते ही एक्सचेंज हो जाएगी वेलोसिटी, इलास्टिक कोलिजन आइडेंटिकल, ये इसको दे देगी ये इसको, तो ये तो रेस्ट पे आ गई और ये वाली v इसके पास आ गई, लेकिन अब ये इससे टकराएगी तो अब क्या होगा, ये दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, ये दोनों एक्सचेंज करेंगे तो ये रेस्ट पे आ जाएगी और ये v से चलने लग जाएगी, तो फाइनली ये दोनों रेस्ट पे और ये इधर v से आगे चलने लग जाएगी। तो एक्चुअल में इस तरीके से मोमेंटम, ये अपना मोमेंटम इसको फिर ये अगले वाले को देख करके आगे बढ़ जाएगी। तो बेस्ट आंसर क्या होगा, ये दोनों रेस्ट पे और ये मूव करने लग जाएगी, आंसर बी। बाकी तुम वैसे भी समझ सकते हो अलग अलग प्रॉपर सोल्व करके भी, बट ये केस हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब इक्वल मास के आइडेंटिकल दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोलिजन होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन ये दो अलग अलग थे, m m m तीन हो गए, तो ये इसको ट्रांसफर करेगी फिर ये इसको ट्रांसफर करेगी, ये दोनों रेस्ट पे आ जाएंगी और ये चलने लग जाएगी। ऐसे मान लो 5 बॉल भी है तो पहला इससे टकरा के इसको आएगी, फिर ये इसको दे देगी, फिर ये इसको, इसको इसको, लास्ट वाली चली जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। यदि मैं कहूं मान लो इधर एक दीवार लगा दूं और इधर से एक बॉल आई, ये इसको दिया, इसने इसको दिया, ये दीवार से, मान लो दीवार से भी इलास्टिक कोलिजन है तो दीवार से टकरा के वापस बी से आ जाएगी, फिर बी से आएगी तो फिर इसको देगी, फिर इसको देगी, फिर ये बी से चली जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में एक बॉल को यहां से मारोगे, ये लास्ट में जाके टकरा के वापस आके फिर वो बॉल वापस आ जाएगी, उतनी वेलोसिटी से, यदि सारे इलास्टिक कोलिजन है तो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हमें यहां पे दे रखा है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोलिजन के देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कोलिजन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। पहला बोल रहा है इन, देखो ना इसमें जो स्टेट ये से वाले क्वेश्चन है बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ा डीप में सोचना होता है, ध्यान से समझना। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व्ड। पहली बात तो ईच, इंडिविजुअली मोमेंटम कंजर्व कभी नहीं रहता है, एनर्जी तो छोड़ो मोमेंटम भी कंजर्व नहीं रहता, ये गलत स्टेटमेंट है। ईच बॉडीज का मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, जैसे अभी हमने दो ऑब्जेक्ट को टकराया सेम मास वाले, तो ये चल रहा था, इसके पास मोमेंटम था, ये रेस्ट पे था, तो अब ये रेस्ट पे आ गया और ये चलने लग गया, तो इसका कहां कंजर्व रहा, इस पे तो इसका फोर्स लग गया ना एक्सटर्नल, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, ऐसे इंडिविजुअल का नहीं रहता, ईच बॉडी का नहीं। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट, गलत बात। जब टकराता है कोलिजन में टोटल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाते, हम नहीं बोल सकते कि जब दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं तो उनकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, नहीं, एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है कोलिजन में, याद रखना। वर्क डन इन द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर,
ये क्या बात कर रहा है, गलत बात, कोलिजन की बात नहीं कर रहा है, एक्चुअल में ये कंजर्वेटिव फोर्स की बात करना चाह रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्लोज लूप में वर्क डन, हर एक कंजर्वेटिव के लिए, ये बोल रहा है एवरी फोर्स नहीं, सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए क्लोज लूप में वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। नॉन कंजर्वेटिव के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि जीरो ही आएगा, आ भी सकता है और ना भी आएगा। इन एन इनइलास्टिक कोलिजन में द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाँ, इनइलास्टिक कोलिजन में रिफॉर्मेशन नहीं होता, ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं तो कुछ एनर्जी पोटेंशियल की डिफॉर्मेशन में रह जाएगी, तो फाइनली ऑब्वियस सी बात है कम रहेगी। तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये जल्दी से सोल्व करके आंसर बताओ और रीजन भी सोचो, क्या इनमें से आंसर सोचो क्या होगा, आंसर केयरफुली विद रीजन। चार हो गए, ए बी सी डी, चारों को सोचना है। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल is the total kinetic energy conserved during the short time of collision of the ball? आंसर आएगा नो, नो, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती बेटा। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल सेम होती है, जितना इनिशियल है फाइनल भी उतना ही होगा, बट हम इसको कंजर्वेशन नहीं बोल सकते। कंजर्वेशन ड्यूरिंग द कोलिजन सेम नहीं रहती, जब वो आपस में टकराती हैं तो काइनेटिक घटती है, पोटेंशियल में जाती है, फिर वो रिफॉर्म होती है और वापस से काइनेटिक में आती है। तो ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, पहला स्टेटमेंट। देखो कितना बढ़िया स्टेटमेंट दे रखा है। दूसरा, इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम ऑफ इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉल्स? यस, टोटल लीनियर मोमेंटम जो होता है वो तो हमेशा कंजर्व होता है। यस, ये जवाब आएगा, यस, हमेशा कंजर्व होता है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है। जब दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं तो दोनों का आपसी फोर्स है। व्हाट आर द आंसर टू ए एंड बी फॉर इनइलास्टिक कोलिजन? इनइलास्टिक कोलिजन हुआ तो भी काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा नो, पहले वाला ए पार्ट का आंसर आएगा नो। इस वाले केस में ए पार्ट के लिए नो, बी पार्ट के लिए यस। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई चेंज नहीं होगा आंसर, चाहे कोलिजन कैसा भी हो, इलास्टिक इनइलास्टिक कैसा भी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बुलेट बॉल डिपेंड्स ओनली ऑन सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है, मतलब उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी तो ही उनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। मतलब जैसे वो टकराएंगी डिफॉर्मेशन आएगा, फिर वापस से फिर उनकी सेपरेशन, मतलब वो एक लिमिट से कम होगी ना सेपरेशन, तो ही उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कहने का मतलब ये, ठीक है। डिपेंड्स ऑन सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर। इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक? अच्छा देखो, बिलियर्ड बॉल हम ये मानेंगे कि उनके बीच के जो सेपरेशन है वो फाइनली वेजिटीज, शेप चेंज नहीं होगी। दो बॉल आपस में टकराएं और वापस से आ जाएं तो उनकी शेप चेंज नहीं होती, उनको हम बोलते हैं बिलियर्ड बॉल, मतलब उनकी शेप चेंज नहीं होनी चाहिए, वो गोल ही रहेंगी राउंड शेप की। तो उस केस में यदि उनके अंदर डिफॉर्मेशन कुछ रहा ही नहीं फाइनली, देखो ये एजिटीज वापस से आ गई तो नो डिफॉर्मेशन फाइनली, नो फाइनल डिफॉर्मेशन, वापस से एजिटीज आ गया, वापस से एजिटीज आ गया, तो हम कहेंगे इलास्टिक है, इलास्टिक है। इलास्टिक ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो फाइनली पूरा का पूरा रिफॉर्म हो जाते हैं, तो ये इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। तो बिलियर्ड बॉल का जो कोलिजन होता है वो नॉर्मली हम इलास्टिक कोलिजन कंसीडर करते हैं। ओके भाई, जल्दी से हम पॉइंट टू पॉन्डर में ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार पढ़ने हैं भाई, ठीक है, पढ़ लेने हैं। इसमें जस्ट एक बार गो थ्रू लेना, वैसे तो हर चीज को हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियरली दिख भी नहीं रहा है आपको, मुझे नहीं लगता ये दिख रहा होगा, लेकिन आप एक बार पॉइंट टू पॉन्डर्स को अच्छे से एक बार रीड लगा लेना। एक बार देखो, हर चैप्टर के पढ़ने चाहिए,
थोड़ा सा इसमें अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है व्हाइट इस बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो एक बार ये इनको पढ़ लेना, ठीक है। आज का ये अपना लेक्चर यहीं फिनिश करेंगे। तो ये हमारा वर्क पॉइंट जी था। अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन पूरा। और मैं पूरा चैप्टर देखना एनसीईआरटी से कैसे कवर करता हूं, एक एक चीज जो पहले पूछी गई है डिटेल में आपको बताऊंगा और उनको रिलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू बेटा, बाय बाय।